नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का किसी दिए गए मॉलिक्यूल में, उसके बारे में जानते हैं, जो कुछ नियम पर आधारित है, जिस नियम का अध्ययन हम लोगों ने पिछले ही क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वो 5 नियम है। पुनः एक बार हम लोग उस नियम को थोड़ा जान ले कि ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जो स्वतंत्र अवस्था में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 होता है। ये पहला नियम कहता है। फिर दूसरे नियम में कहता है कि संयुक्तावस्था में यानी कि कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रायः +1 होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जो धातु के जो हाइड्राइड है उसमें -1 होता है, जैसे सोडियम हाइड्राइड में -1, लिथियम हाइड्राइड में -1, कैल्शियम हाइड्राइड में -1, अर्थात धातु का जो हाइड्राइड है उसमें -1 होता है। फिर तीसरा नियम कहता है कि संयुक्तावस्था में यानी कि कंबाइंड स्टेट में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रायः -2 होता है। और फिर चौथा नियम ये कहता है कि किसी आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है आयन पर वर्तमान आवेश के बराबर होता है। फिर जो 5वां नियम जो हम लोग पढ़े थे वो ये कहता है कि किसी भी यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों के जो ऑक्सीकरण संख्या का जो योगफल होता है वो 0 होता है। तो इन सभी के आधार पर इसमें हम कुछ यहाँ कंपाउंड को लिए हैं। इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड लिया जा सकता है। तो इसमें जो डॉट दिया गया है उसी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसमें सल्फर का निकालना है। ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें नाइट्रोजन का। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फर का। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो एलिमेंट का निकालना है हमको कैसे पता चलेगा कि इसी एलिमेंट का इसमें निकालना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है और यहाँ सल्फर है। तो जो 5 नियम में ये कहता है कि हाइड्रोजन की चर्चा है उसमें ऑक्सीजन की है, फिर आयन की है, तो इसके अलावा जो एलिमेंट बचेगा उसी के बारे में निकालना रहेगा इसमें। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का निकालना है, चूँकि ऑक्सीजन का कहता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो संयुक्तावस्था में -2 होता है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। और चूँकि नियम में हम लोग जान चुके हैं कि कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन का -2 हो जाता है और हाइड्रोजन का +1 हो जाता है। तो यहाँ बच गया नाइट्रोजन, तो यहाँ हमें नाइट्रोजन का निकालना है। तो जिस एलिमेंट का निकालना रहेगा उसको हम x मान लेंगे और फिर इस नियम के आधार पर उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पहला कंपाउंड है ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर का निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी x, अर्थात सल्फर का इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है वो x हम मान लेते हैं, तो x हो गया। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कंबाइंड स्टेट में -2 होता है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन का -2 हुआ, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है तो ये -2 × 2 हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर इसलिए होगा कि जो लास्ट नियम हम लोग पढ़े थे वो ये कहता है कि किसी भी यौगिक में जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो ऑक्सीकरण संख्या का जो मान होता है, योगफल होता है, वो 0 होता है। तो इस सभी यौगिक में जो अलग अलग एलिमेंट है सबके ऑक्सीकरण संख्या का योगफल अगर हम निकालते हैं तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पर एक सल्फर का हो गया, फिर ऑक्सीजन का -2, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 से गुना किए हैं और ये फिर इसका योगफल 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये x - 4 ये 0 के बराबर हो जाएगा और x बराबर हो यहाँ +4, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो +4 हो जाता है। अब नाइट्रिक एसिड में ये दूसरा कंपाउंड है आपको HNO3, इसमें हमको नाइट्रोजन का निकालना है। तो यहाँ हम नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है +1 होगा और यहाँ नाइट्रोजन का हम x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो -3 हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस पर थोड़ा हम ध्यान दें कि यहाँ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है +1 होता है, चूँकि नियम कहता है कि संयुक्तावस्था में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होता है, तो यहाँ हम +1 लिख दिए हैं।
यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं। फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कंबाइंड स्टेट में -2 होता है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम का -2 हुआ, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है तो हम 3 से गुना कर दिए हैं। फिर अब इस यौगिक में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होगा वो 0 होगा, तो यहाँ ही सबका योगफल 0 हो गया और ये इक्वेशन एक बन गया। तो ये 1 + x यहाँ -6 हो जाएगा, ये 0, x - 5 ये 0 के बराबर हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपको +5। अर्थात इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +5 आ जाता है। तो इस तरह से जिस एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना होगा उसको x मान लेंगे और इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब यहाँ तीसरे कंपाउंड में कहता है यहाँ HNO2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन का अगर हम x मानते हैं तो यहाँ 1 + x यहाँ +-2 और इंटू 2 ये 0 के बराबर हो जाएगा। चूँकि किसी भी यौगिक में जो भिन्न भिन्न तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का जो योगफल होता है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ 1 + x - 4 ये 0 के बराबर हो जाएगा और x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपको +3। तो इस प्रकार से हम इन सभी में जो डॉटेड एलिमेंट जो दिया गया है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा मान कर के, बिना माने हुए भी इसे आसानी से निकाला जा सकता है जब अगर हम पांचों नियम को अगर हम जानते हों तब। अगर ये पूछा जाता है कि बिना लिखे हुए कैसे हम इसका ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त कर लेंगे, तो मान लिए कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ मान लिए कि सल्फर का हम x मान लेते हैं जैसा कि अभी हम निकाले हैं, और मानते हैं कि अगर हम x यहाँ नहीं मानते हैं तो फिर कैसे निकालते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन का -2 होता है, चूँकि संयुक्तावस्था में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हुआ तो -4, तो यहाँ सल्फर का हो जाएगा +4, तो यहाँ +4 सल्फर का, यहाँ ऑक्सीजन का -4 हुआ, 0 के बराबर हो गया। तो किसी यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का जो योगफल होता है वो 0 होता है। इसके आधार पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लिए कि यहाँ ये 7वां कंपाउंड है आपको H2CO3, इसमें कार्बन का निकालना है, तो हम बिना माने हुए निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ +2 हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यह -6 हो जाए, तो -6 और ये +2 तो हो गया -4, तो यहाँ कार्बन का हो जाएगा +4। तो इस तरह से यहाँ हम निकाल सकते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं यहाँ, तो ऑक्सीजन का यहाँ हो गया कितना -4, तो यहाँ कार्बन को हो जाएगा आपको +4, ऑक्सीजन का -4, ये मिलके 0 हो जाता है। तो बिना माने हुए भी हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसमें हमको आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम आयरन के ऑक्सीकरण संख्या को हम यहाँ x मान लेते हैं। यहाँ पोटेशियम आयन है, चूँकि ये कहता है कि किसी आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आयन पर वर्तमान आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पोटेशियम का +1 होता है और ये 4 पोटेशियम है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ आयरन का x हो गया, ये साइनाइड एक आयन है, इसका -1 होता है, यहाँ 6 है, ये 0 के बराबर हो गया। यानी पोटेशियम एक आयन है, चूँकि हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि किसी आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आयन पर वर्तमान आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पोटेशियम एक आयन है जिसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। यहाँ 4 पोटेशियम एटम है तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर आयरन का हम x मान लेते हैं, तो ये साइनाइड भी एक आयन है, तो यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है जो इसका चार्ज है, और 6 है इसकी संख्या, तो हम 6 से गुना कर दिए हैं। अब कहता है कि किसी भी यौगिक में जो भिन्न भिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है वो 0 होता है, तो ये सभी 0 के बराबर हो गया और ये एक समीकरण का रूप हो गया। ये हो जाएगा 4 + x - 6 = 0। यहाँ x - 2 ये 0 के बराबर हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपको +2। अर्थात यहाँ जो आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। तो इस प्रकार से
किसी भी कंपाउंड में हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। केवल इसमें 5 नियम को जानना है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में अर्थात पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से किया है। तो यहाँ पुनः हम लोग एक बार जान ले लास्ट में कि नियम क्या कहता है। ये पहला नियम कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में सभी तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो जीरो होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि संयुक्त अवस्था में अर्थात कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रायः +1 होता है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन ये कंबाइंड स्टेट में है, ये सब कंबाइंड स्टेट में है, संयुक्त अवस्था में है, तो इन सभी कंपाउंड में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगा +1 होगा प्रायः। इसका अपवाद भी है, जिसे कुछ धातु का जो हाइड्राइड है उसमें -1 होता है। अब यहाँ फिर ऑक्सीजन है। तीसरा नियम ये कहता है कि संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रायः -2 होता है। फिर अगला नियम ये कहता है कि किसी आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आयन पर वर्तमान आवेश के बराबर होता है। और फिर लास्ट में ये कहता है 5वां नियम कि किसी भी यौगिक में जो भिन्न भिन्न तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या है उसका योगफल 0 होता है। तो इसके आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग एलिमेंट का हम निर्धारण कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ एक और चीज़ यहाँ जानने को है कि किसी भी एलिमेंट का अधिकतम तथा न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +4 है और H2SO4 में यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है ये कितना आ जाएगा, -8 हुआ और ये +2 तो -6 तो ये +6 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट का यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ +4 है और सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ +6 है। फिर अलग अलग कंपाउंड में सल्फर का अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है। तो किसी भी एलिमेंट का अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है ये जानते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या होता है अर्थात जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है। तो इस तरह से एक टॉपिक पर हम यहाँ विचार करते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, अर्थात किसी भी तत्व का जो अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या कहता है और कितना हो सकता है, हर एक संभावित उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। The maximum and the minimum oxidation number of any element, अर्थात किसी भी तत्व का जो अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा ये एक टॉपिक के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, अर्थात सल्फर का अधिकतम तथा न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अर्थात किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ सल्फर लिए तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसको n के द्वारा हम लिख सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज n एंड द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज n-8। अर्थात किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात n होता है, तथा न्यूनतम जो ऑक्सीकरण संख्या वो n-8 होता है। तो यहाँ मिनिमम
मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको हम लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हो जाएगा आपको N-8 अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। किसी भी एलिमेंट का, यहाँ केवल सल्फर का ही नहीं, किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम ऑक्सीजन संख्या होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होगा। तो यहाँ सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो ये 2, 8 और ये 6, ये 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपको इसका 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑर्बिट के अनुसार 2, 8, 6। तो यहाँ जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लासों में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का जो सबसे लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके शेष सभी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, अतः सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में आएगा वो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये +6 हो जाएगा। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये 6 - 8 ये -2 हो जाएगा। यानी सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या जो अलग अलग कंपाउंड में आएगा वो -2 से लेकर के +6 तक आएगा, यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए हम लिख सकते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हो जाएगा -2 से लेकर के आपको +6 तक। तो ये -1, ये 0, +1, +2, +3, +4, +5 और ये +6, अर्थात यहाँ तक इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो यहाँ इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग प्राप्त किए थे 4 अर्थात 4। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने देखा है कि 6 आया है। तो यानी कि एक ही एलिमेंट का जो अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या जो अलग अलग कंपाउंड में आता है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो वो सल्फर की अगर बात करें तो ये -2 से लेकर के +6 तक आएगा, अर्थात जो सल्फर का अलग अलग कंपाउंड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, उन सभी में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, उसी को ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेकर +6 तक होगा। तो किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और जिसका न्यूनतम जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल यहाँ सल्फर लिया गया है। तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो सल्फर का ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा और जो सल्फर का जो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 अर्थात ये -2 होगा। इसी प्रकार से अगर हम एक अन्य एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन का लेते हैं, अधिकतम ऑक्सीकरण और न्यूनतम, तो नाइट्रोजन का होता है आपको 7 होता है, तो 2, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया 5 हो गया। तो यहाँ नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम होगा वो 5 होगा और नाइट्रोजन का जो मिनिमम होगा वो 5 - 8 ये -3 होगा। ये मैक्सिमम हुआ और ये मिनिमम हुआ। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -3 से लेकर के +5 तक होगा। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है इसका निर्धारण हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूनतम जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होगा। तो ये यहाँ तक इसका मैक्सिमम और ऑक्सीडेशन नंबर और फिर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका। फिर अगले टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी के आधार पर ऑक्सीकरण, अवकरण, फिर ऑक्सीकारक और अवकारक क्या है, फिर इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपको